हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। माई सेल्फ आफ्ताब पाशा खान। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब ये क्लास 11th का चैप्टर है, तो ये सेशन कौन कौन अटेंड कर सकता है? नीट 2024 वाले, नीट 2023 वाले, और बोर्ड्स के बच्चे और जेई के बच्चे, सारे ही इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। आज के सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है और डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक को क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एनसीईआरटी ओरिएंटेड लेक्चर्स है। सो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल जो है वो इफ़ेक्टिव ड्रग होती है कैंसर थेरेपी में। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। क्या? सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल, ये कुछ ड्रग के नाम दिए गए हैं जो कि कैंसर थेरेपी, मतलब कैंसर को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है इस इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट इज जो हमारा एजिडोथाइमिडीन है, एजिडोथाइमिडीन, AZT, एजिडोथाइमिडीन, ये जो ड्रग है AZT या एजिडोथाइमिडीन, ये एड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये एड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल कैंसर थेरेपी, एजिडोथाइमिडीन एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। अब कुछ केमिकल्स ऐसे होते उस लाइन में दिया गया है जो हार्मफुल भी है। ऐसे नहीं कि हर केमिकल अच्छा ही हो, हार्मफुल भी है। जैसे उसका एग्जांपल दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CFCS ऐसा कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन डिप्लीशन। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ओजोन कौन सी लेयर में लाया करता है? एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती है, सो उसमें से एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ आपको ओजोन मिलती है। और उस ओजोन की डिप्लीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। वन such problem is the management of the greenhouse gases like methane, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सो उनकी मैनेजमेंट करना भी इज़ अ काइंड ऑफ वन सच प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम्स भी है और कुछ फ़ायदे भी और नुकसान भी है, ठीक है। सो ये सब बताया गया। फिर आ जाता है हमारे पास 1.2 में दिया गया है नेचर ऑफ मैटर। देखिए, नेचर ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे है ये फ़ोन, ठीक है। सो ये जो फ़ोन है, इसके पास मास है, इसका कुछ वेट है, ये एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। ये एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, सो ये एक मैटर हुआ। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वह एक जगह को ऑक्यूपाई करती है, जैसे ये कोम, जैसे ये चार्जर, है कि नहीं, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट क्या होगी? सो 3 फिजिकल स्टेट होती है मैटर की। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होती है। एक होती है हमारे पास सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है हमारे पास गैस, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो 3 फिजिकल स्टेट होती है,
देयर आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स हेल्ड वेरी क्लोजली, जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये इस तरह से वेरी क्लोजली है, जैसे ये सॉलिड है ना, सॉलिड एकदम, इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से एकदम स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर है, इसलिए वो एक मजबूती प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं। अब हम आ जाते हैं लिक्विड पे। लिक्विड में अगर हम बात करें, लिक्विड का एग्जांपल जैसे हमारे पास है ये वाटर, इसमें वाटर तो है नहीं, 1 सेकेंड ना। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है क्लोजली एकदम हेल्ड होते हैं एक दूसरे से। लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोज टू इच अदर बट कैन मूव। देखो ये कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, बट इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये मूव नहीं कर सकते इधर उधर, नो। बट जैसे हमारे पास है वाटर, वाटर इज़ अ लिक्विड, लिक्विड में देखो लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स है एक दूसरे से दूर जा पा रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, बट इसके पार्टिकल्स दूर जा रहे नहीं, सब इधर आते, एक इधर गए तो सब इधर जाते, तो मतलब लिक्विड में पार्टिकल्स जो है क्लोजली हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बट द थिंग इज कि दे कैन मूव, ओके। बट अगर हम गैसेस की बात करें, सो गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अगर मैं इसी बॉटल में कुछ गैस डाल दूँ, सो गैस एक दूसरे के साथ रहेंगी नहीं, उस पूरे वॉल्यूम ऑफ बॉटल में जो है वो फैल जाएंगी, ठीक है। पार्टिकल्स देखो लिक्विड में क्या था, पार्टिकल्स थे एक दूसरे के साथ बट मूव कर सकते थे। गैस में पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से बहुत दूर है, और दूर है तो मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम शेप और वॉल्यूम की बात करें, सो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, और इसका शेप भी डेफिनेट होता है, जैसे ये इसका एक वॉल्यूम है और इसकी एक शेप है, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जैसे ये है आधा लीटर पानी, ठीक है, ये आधा लीटर पानी है, तो इसकी वॉल्यूम तो है भैया, अगर मैं इसको बाल्टी में भी डाल दूंगा तो ये तब भी आधा लीटर रहेगा, जब मैं इसको बहुत बड़े बीकर में डाल दूंगा तब भी आधा लीटर रहेगा, ठीक है। सो इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ऐसा नहीं कि जहाँ गया उतनी वॉल्यूम होगी इसकी, नहीं, बट इसका शेप चेंज होगा। अगर मैं इसको एक ऐसे से शेप में डालूँ, मतलब ऐसे टाइप के शेप के जार में डालूँ, तो ये इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब ये जो है जितना हो सके उस शेप का हो जाएगा। अगर मैं रेक्टेंगुलर टाइप की बॉटल में डालूंगा तो कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं सिलेंड्रिकल में डालूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर में डालूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब इसका शेप डेफिनेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम बराबर से डेफिनेट है। अब हम आ जाते हैं गैसेस पे। गैसेस का एक ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में फैल जाती है, तो उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं, जिस वॉल्यूम में डालूंगे उस वॉल्यूम में फैल जाती है, और इसका डेफिनेट शेप भी नहीं होता है। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हमें हीट करना है, लिक्विड से गैस में जाना है तब हीट करना है, गैस से लिक्विड पे आना है तो कूल करना है, लिक्विड से सॉलिड पे आना है तो कूल करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। देखिए अब मैटर जो है वो दो तरह से हो सकते हो सकता है जो मैटर हो वो एक मिक्सचर हो सकता है वो मैटर एक मिक्सचर हो सकता है वो मैटर एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है वो मैटर एक मिक्सचर हो सकता है वो मैटर एक प्योर सब्सटेंस हो। मिक्सचर भी दो तरह से हो सकता है वो मिक्सचर जो है होमोजीनियस हो सकता है वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस हो। अब मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मिक्सचर बोले तो एक ऐसा मैटर जो कि एक से ज़्यादा मतलब 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस से मिल के बना हो, मोर देन 2 सब्सटेंसेस से मिल के बना हो, वो है हमारा मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस बोले तो जिसमें सिर्फ एक ही प्योर सब्सटेंस हो, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है ये दो तरह का हो सकता है ये होमोजीनस हो सकता है ये हेट्रोजीनस हो। अब ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है, मेरे पास एक गिलास पानी है, उस पानी में मैंने क्या करा, नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, ठीक है, NaCl नमक डाल दिया।
होगा क्या, उस वो पानी में जो है नमक अच्छी तरह से घुल जाएगा, अगर मैं डालूंगा तो अच्छे से घुल जाएगा। तो ऐसा मिक्सचर जो अच्छी तरह से घुल मिल जाए, एक दूसरे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। अब हम आ जाते हैं हेट्रोजीनस पे। देखिए हेट्रोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है, जैसे मान लो हम वही ग्लास का पानी लेते हैं, ठीक है, अब इस पानी की जगह हम क्या करते हैं, हम ऑयल डाल देते हैं। क्या ऑयल इसमें मिक्स हो जाता है? नहीं, ऑयल ऐसे ऊपर ऊपर आ जाता है ना, है कि नहीं। अगर हम इसी में बड़े बड़े सॉल्ट डाल दे, या मतलब ऐसी चीज़ जो इससे घुल नहीं पाए, मिक्सचर तो बन गया लेकिन घुल नहीं रही, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हेट्रोजीनस, नॉन यूनिफॉर्म हेटेरोजीनियस, दिख रहा है आपको, ये होमोजीनस, ये हेट्रोजीनस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, देखो हो सकता है वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में हो सकता है वो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड के फॉर्म में हो। जैसे अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, जैसे हमारा है वाटर, वाटर ये प्योर हुआ, क्यों ऐसा, देखो वाटर में क्या है, वाटर में, वाटर क्या होता है हमारे पास, हमारा वाटर होता है H2O। वाटर क्या होता है? H2O। कैसा होता है ये H, ऐसा ही होता है ना, तो ये प्योर एक कंपाउंड है, H2O H2O H2 मिलके पूरा पानी बना, मतलब अमाउंट ऑफ पानी बना एक, ठीक है। ये जो H2O है इसमें कितने एटम है? मोर देन वन एटम है कि नहीं, मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम, या मतलब 2 एटम या उससे ज़्यादा एटम हो, तो ऐसे को कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट में जैसे अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है एक कंटेनर में, ठीक है, तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, सिर्फ ऑक्सीजन है, ना हाइड्रोजन है ना कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इट कैन बी एटम और मॉलिक्यूल, जैसे O2 का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, हो सकता है सिर्फ ओ ही हो, है कि नहीं, तो ऐसा, बट प्योर हो, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, कंपाउंड, एलिमेंट, ठीक है, समझ गए। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में। जब हम किसी मैटर को टेस्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम देखते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि हो सकता है उसका कलर, उसकी ओडर, ओडर मतलब सुगंध, कैसी उसकी खुशबू है या बदबू है, वॉटेवर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो ये सब जो हो गई, ये सब हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोले तो उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, उसमें किस तरह का बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, वो किस तरह से कंबस्ट होता है, उसकी कंबस्टिबिलिटी किस तरह से जलता है, उसका रिएक्टिविटी, या स्लोली रिएक्ट करता है या फास्ट रिएक्ट करता है या मॉडरेट रिएक्ट करता है, किस तरह से जो है वो रिएक्ट करता है, तो वो हो जाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं तो किस तरह से मेज़र करते हैं, आइए देखते हैं। इट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे गिन सकते हैं, बिना मैटर को छेड़े, कैसे, बिना मैटर को छेड़े हम फिजिकल प्रॉपर्टी किसी मैटर की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। जैसे कलर कैसे देख के पता कर लो कि कलर क्या है मैटर का, ठीक है। ओडर सूंघ लोगे, मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट करके, मतलब मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उससे देख लोगे, डेंसिटी देख लोगे। तो इन सब जब आप ये सब मेज़र कर रहे थे, क्या आपने उस मैटर को तोड़ा? नहीं। क्या आपने उस मैटर को किसी सब्सटेंस से रिएक्ट कराया? नहीं।
कुछ नहीं किया, ना ही मैटर को आपने छेड़ा। लेकिन जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हो तो आपको कुछ ना कुछ केमिकल चेंज करना पड़ेगा, आपको उस मैटर को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना क्यों पड़ेगा? जब तोड़ोगे तभी तो पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रांग है, उसमें किस तरह का बॉन्ड है। तब आप उसकी कंबस्टिबिलिटी कैसे देखोगे? जब आप उसको कंबस्ट करोगे, जलाओगे। आप उसकी रिएक्टिविटी कैसे देखोगे? जब आप उसे रिएक्ट करवाओगे, है कि नहीं? तो ये फ़र्क है। आ जाते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, अगर हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं तो दो सिस्टम में जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए, एक होता है इंग्लिश सिस्टम और एक होता है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में जो यूनिट्स होती है वो होती है मीटर, और इंग्लिश सिस्टम में जो होती है फीट, इंच, पाउंड, ये सब यूज़ होते हैं। मतलब 10 फीट, 12 इंच, इस तरह की चीज़ें, 10 फीट, 10 इंच, 5 पाउंड्स, लाइक दिस। मैट्रिक सिस्टम में मीटर और प्रीफिक्स जो लगाते हैं हम, जैसे किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, लाइक दैट। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एनसीईआरटी में जो है एसआई सिस्टम की प्रीफिक्स दे के रखिए। जैसे 10⁻³ क्या होता है? किलो। तो उसी तरह से बहुत सारी प्रीफिक्स होती है कि नहीं? जैसे 1 किलो क्या होता है? व्हाट इज़ 1 किलोग्राम? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। एंड व्हाट इज 10⁻³ ग्राम? इट इज़ 1000 ग्राम, है कि नहीं? इट इज़ 1000 ग्राम, है कि नहीं? जैसे 1 किलोमीटर, व्हाट इट इज़? इट इज़ 1000 मीटर। सो किलो के अलावा भी, जो किलो हम तो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ना, तो उसके अलावा भी कुछ प्रीफिक्सेस होती है। जैसे 10⁻² को हम हेक्टो कहते हैं, 10 को हम डेका कहते हैं। तो देखो हमें ये याद रह जाता है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, ये तो सबको याद होते हैं, है कि नहीं? ये सबको याद होते हैं, नो डाउट। मैं ज़रा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ इस चीज़ को कि कौन सा किसको याद होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सबको याद होता है कि नहीं? ये भी याद होता है। ब्लैक से करूँ क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक सबको याद होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब, यहाँ से लेके यहाँ तक सबको याद होता है, ठीक है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। देखो डेसी भी याद होता है, सेंटी भी याद होता है, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो तक सबको याद रहता है, ठीक है? ये भी याद रहता है। मतलब हमें इस क्लास में क्या याद रखना है? ये बाकी के जो हम भूल जाते हैं, ठीक है? 10⁻⁻1 क्या होता है? 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पीको। पीको भी याद होता है लगभग लोगों को। 10⁻⁻15 भी याद होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज इतना ही होता है, न्यूक्लियस, तो ये भी याद रहता है कि नहीं? 10⁻⁻15 वाला। अब हम ये बाकी के याद रखते हैं। देखो आप एक स्टोरी से याद रखो। आप क्या करें, आप एक ऑटो में बैठे और उस ऑटो में से, जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऑटो है, पता नहीं कैसी ऑटो है बट ये एक ऑटो है, ठीक है? आप ऑटो में बैठे और ऑटो से एग्जिट हो गए, दिस इज़ अ ट्रिक। तो आप 10⁸ है कि नहीं? ऑटो में बैठो और 10⁸ पे 18 पे आओ, सॉरी 10⁸18 पे एटो, 18 से एटो याद रखो, ठीक है? अब आप -18 पे जाके, अब देखो हर कोई इंसान चाहता है कि वो अपने नेगेटिव फेस से पॉजिटिव फेस पे जाए। तो आप नेगेटिव पे बैठे और पॉजिटिव पे पहुंच गए, तो -18 जो होता है वो एटो होता है, और एटो से आप गए और आपने एग्जिट ले ली एग्जा। तो 10⁻⁻18 क्या होता है? एटो, और 10⁻18 क्या होता है? एग्जा। चलो तो ये हमारे पास ये याद हो गया, ठीक है?
18 याद हो गया और ये भी याद हो गया। 10⁻⁻15 सबको याद होता है 1 फेम्टो। 10⁻⁻12 होता है पीको। पीको ये याद हो गया। अब ये कैसे याद रखें? योक्टा, जेप्टो, जेटा, योटा। देखो लेटा उठा से याद रखना। आप सुबह सोते रहते हो तो आप लेट के सोते हो, तो लेटा, लेटा और फिर मैं उठा। ये हो गई इन दोनों की ट्रिक, 10⁻21 और 10⁻24 की याद रखने का तरीका। लेटा से याद रखना जेटा और जेटा से याद रखना योटा। लेटा उठा, लेटा उठा, जेटा योटा, जेटा योटा। याद हो गया? ये हो गया याद। अब भैया जेटा है और योटा है, ठीक है। जब भी आप माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो हो क्या रहा है, 2 से टा हो रहा है, मतलब तोता। क्या हो रहा है? तोता। ये बहुत वियर्ड ट्रिक है बट याद रखने के लिए मस्त है। तोता, तोता, नेगेटिव से पॉजिटिव, तोता, तोता। तो ये क्या हुआ? जेटा योटा। ये क्या हो गया? जेप्टो योक्टो, है कि नहीं? सिमिलर साउंड कर रहे हैं, जेटा, जेप्टो, जेटा, योक्टो, योटा। ठीक है, समझ आ गया? पूरा याद हो गया टेबल। आँख बंद करके 10 जो होता है वो डेसी होता है। पहले पॉजिटिव लर्न कर लेंगे। 10 डेसी, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 10⁻15 क्या होता है हमारे पास? 10⁻15 पेटा। देखो मुझे भी याद हो जाएंगे आपके साथ, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। 10⁻15 पेटा। अब 10⁻18 पॉजिटिव, वहाँ हम उतर गए, पॉजिटिव में उतर गए, क्या हो गया? एक्सा। 10⁻21 10⁻21 लेटा, जेटा, 10⁻24 योटा। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव में। 10⁻−1 10⁻−1 क्या होता है हमारे पास? 10⁻−1 डेसी, 10⁻−2 सेंटी, 10⁻−3 मिली, 10⁻−6 माइक्रो, 10⁻−9 पीको, सॉरी 10⁻−9 नैनो, फिर 10⁻−12 पीको, फिर फेम्टो, फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? एटो, फिर 21 पे जेप्टो और फिर 10⁻−24 पे योक्टो। ये हो गई ट्रिक, आप याद कर लो इसको, मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, मास एंड वेट पे आ जाते हैं। देखो मास और वेट ये क्या होते हैं? ये एक अलग अलग टर्म होते हैं फिजिक्स में, बट हम केमिस्ट्री में इन दोनों को सेम ही मानते हैं। जो हम ये पूछते हैं ना तुम्हारा वेट क्या है, कोई बोलते हैं 50, 60, 70, और मास क्या होता है, तो हम उन दोनों को सेम ही मानते हैं केमिस्ट्री में। बट होता क्या है एक्चुअली में? क्या होता है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, है कि नहीं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि उसमें प्रेजेंट है। वेट का मतलब क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन दैट मैटर या ऑन दैट ऑब्जेक्ट। वेट इज द फोर्स। वेट जो होता है वो एक फोर्स होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे मान लो एक बॉडी का मास है 400, तो उसका वेट क्या होगा? वेट इज अ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू आ गई 40, ए की वैल्यू आ गई 9.8। तो इस तरह से देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 9.8 नहीं मानते, 9.8 नहीं 10 लिखते सीधा, ठीक है। 9.8 की जगह हम 10 लिखते हैं। तो बट इन केमिस्ट्री वेट एंड मास आर सेम, तो इतना कोई नहीं, वेट दिया तो समझ जाओ मास है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ टू द पावर 3। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, सॉरी, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस हैज यूनिट। ये देखो वॉल्यूम की यूनिट होती है L टू द पावर 3, लेंथ टू द पावर 3। अब जो सब्सटेंस है उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, उस स्पेस को ही हम वॉल्यूम कहते हैं। देखो हम कॉमनली जो यूनिट होती है वो लीटर होती है। मिल्क के लिए यूज़ करते हैं हम, वाटर के लिए यूज़ करते हैं हम, 1 लीटर मिल्क 1 लीटर वाटर,
है कि नहीं? सो कॉमन यूनिट जो है वॉल्यूम की वो लीटर है, बट द थिंग इज दैट इट इज़ नॉट एन एसआई यूनिट। ये एक एसआई यूनिट नहीं है, वॉल्यूम इज़ नॉट एन एसआई यूनिट। देखिए अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब की, अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब की, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम आएंगे, याद रखना। देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 मीटर क्यूब बोले तो 1000 लीटर, ठीक है, एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या कि 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 ml मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, इसे हम डेसीमीटर कहते हैं, डेसीमीटर, ठीक है। सो 1 लीटर बोले तो 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 ml बोले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1000 लीटर इज 1000 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये देख लेना। आ जाते हैं नेक्स्ट। अब डेंसिटी क्या होती है? देखो धीरे धीरे हमने सीखा मास क्या होता है, हमने सीखा वॉल्यूम क्या होती है, अब हम सीखते हैं डेंसिटी क्या होती है। मास बाय वॉल्यूम बचपन से देखते आ रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज एसआई यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जितना एसआई यूनिट है मास का, उतना ही एसआई यूनिट है वॉल्यूम का। एसआई यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। देखो टेम्परेचर क्या होते हैं? देखो अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, अभी के लिए इतना ही याद रखना, टेम्परेचर। अब देखो आपके पास अलग अलग तरह की टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल्स होती है। सो टेम्परेचर की अलग अलग स्केल होती है। हो सकती है वो डिग्री सेल्सियस हो सकता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है वो केल्विन हो। डिग्री सेल्सियस में जो दे टेम्परेचर की रीडिंग, डिग्री फ़ारेनहाइट में दे या केल्विन में दे। केल्विन होती है, फ़ारेनहाइट होती है, और क्या होती है हमारे पास? सेल्सियस होती है। क्या होती है हमारे पास? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। ये 3 स्केल्स होती है। हमारे को क्वेश्चंस के साथ एग्जाम में हमें बोलते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा? या हमें कहा जाता है कि 200 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, है कि नहीं? तो इसके लिए बहुत आसान ट्रिक है। जब भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाना है कि नहीं? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। मतलब जब आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आप प्लस 273 कर दिया करो, ठीक है। ये तो हो गया। बट अगर हमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो क्या करना है? ये फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है तो इतना वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन जाना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस पे जाना है तो ये वाला एरिया लगाओ, ये हटा दो। मतलब इनका जो है इक्वालिटी, मतलब अगर आपको 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस लिख दो, -0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। सॉल्व करो, गणित तो सबको आता है। ये 180 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 0 से ये 0 कट हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हो? बस ये जो फॉर्मूला है ये लगाना, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100। बस ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ओके। साइंटिफिक नोटेशन, देखो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? हम चाहते हैं, इस साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है?
कि हम एक डिजिट के बाद, जैसे हो सकता है डिजिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनीथिंग, तो हम चाहते हैं कि इन डिजिट्स के बाद पॉइंट आए। जैसे मान लो हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई, इसका पॉइंट यह है, हम चाहते हैं इसका पॉइंट यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप 1000 को 10⁻³ लिख सकते हो ना, मतलब नंबर्स को 10 के मतलब लाइक रिप्रेजेंट करना, साइंटिफिक नोटेशन। देखो जैसे मान लो आपको 1000 को 10⁻³ में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये ज़ीरो हटाने, तो आप मतलब आपको इस डेसिमल को यहाँ 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 रखना है, ये 3 ज़ीरोज़ को हटाना है। कैसे करोगे, जब भी आपको पॉइंट को शिफ्टिंग करना है लेफ़्ट से राइट में या राइट से लेफ़्ट में, तो क्या बात याद रखनी है। देखो इसके लिए मैं एक टेक्निक याद रखता हूँ, राइट और रॉन्ग मेथड। इसमें आप क्या करते हो, आपको क्या करना है, आपको इस डेसिमल को राइट में शिफ्ट करना है, इस 1 के पॉइंट पे रखना है, ठीक है, ऐसा रखना है ना आपको। तो आप क्या कर रहे हो, लेफ़्ट से राइट में जा रहे हो, है कि नहीं। अब आपको लेफ़्ट से राइट में कौन पहुँचाएगा, लेफ़्ट बचेगा, लेफ़्ट बोलेगा राइट में जा, लेफ़्ट क्या बोलेगा, राइट में जा, लेफ़्ट। अब हम कोई भी काम की शुरुआत बोलते हैं कि सीधे हाथ से करो, सीधा हाथ दो, जब भी ऐसा हाथ रखते किसी के सर पे तो सीधा हाथ क्या है, पॉजिटिविटी की साइन, और लेफ़्ट बोले तो नेगेटिव समझ लो, ठीक है। ये ट्रिक है, इसका कोई इंटेंशन नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव से। सो लेफ़्ट से आप राइट में जा रहे हो, ठीक है, तो आपका इस राइट में जाने में हेल्प कौन कर रहा है, लेफ़्ट बोल रहा है आगे जा, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। जो धक्का मार रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे साइन। लेफ़्ट को हमने किससे डिनोट किया, नेगेटिव से, राइट को पॉजिटिव से, धक्का कौन मारा, नेगेटिव ने, तो यहाँ आ गया नेगेटिव। याद रखने की ट्रिक। अब हमको राइट से लेफ़्ट में जाना है, मतलब राइट से लेफ़्ट में जाना है, तो यहाँ जाने में हेल्प हमें कौन करेगा, राइट बोलेगा इधर जा, राइट क्या है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये कितने डिजिट से हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट आया, तो यहाँ लिख दो 5। यहाँ कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आया, 1 2, फिर यहाँ पॉइंट, तो 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट आया, तो 2, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं तब क्या होता है, ये देखते हैं, ठीक है। दिस टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल वेयर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। देखो जब भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, मतलब आफ्टर अ पॉइंट लिखो। जैसे ये देखो यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो आपने भी यहाँ किस तरह से लिखा, एक डिजिट के बाद ही लिखा, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन जैसे ये है कि नहीं, जब आप डिवाइड कर रहे हो तब भी आप ये रूल लगा रहे हो, दैट्स इट। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या देखा जाता है, जब भी आप दो को ऐड कर रहे हो, तो जैसे मान लो आपको कह दिया गया है कि आप 2.5 इंटू 10⁻² में से 4.8 इंटू 10⁻³ को जो है माइनस कर दो। तो आपको सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या ध्यान रखना है कि क्या दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, नहीं है तो सेम कर दो। हम क्या करते हैं, इस 10⁻³ को 10⁻² करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं हम, -3 को -2 में +1 ऐड करके, और +1 ऐड कब होगा, जब राइट धक्का मारेगा, कहाँ पे, लेफ्ट में, तो ये पॉइंट को आप शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.48, अब माइनस कर दो, आ गया आपका आंसर, सिंपल। बस वो राइट और रॉन्ग वाला मेथड याद रखना, देखो सब हो जाता, हमेशा कन्फ्यूजन होगा, अब नहीं होगा, ठीक है। राइट पॉजिटिव आ रहा है उस पर, तो राइट धक्का मार रहा है लेफ्ट में, नेगेटिव आ रहा है मतलब लेफ्ट धक्का मार रहा है राइट में, किसको, डेसिमल को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। आइए अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर बेसिकली सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट दैट इज लास्ट डिजिट।
मतलब सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट मिला के हो जाते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो ये सब नहीं पूछते, डायरेक्ट आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आपको पूछ लिए कि इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं। ये जो लास्ट डिजिट है इसे अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं और इन्हें सर्टेन। ये छोड़े, सर्टेन अनसर्टेन भी बेकार है। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने हैं, 3, इतना पूछते हैं। अब आपको नंबर दे दिए जाएंगे जैसे 11.0202 ऐसा, या 12,035.0032100, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, या 001.20 इनमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो आपको ऐसे पूछेंगे। सारे नॉन ज़ीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने भी नॉन ज़ीरो, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो आपको एक नंबर में दिए होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट है। अब जैसे 202, ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन ज़ीरो। अब ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट के बीच का नंबर भी सिग्निफिकेंट होता है। दो सिग्निफिकेंट के बीच का भी सिग्निफिकेंट होता है। जैसे ये 0 भी क्या हो गया हमारे पास, सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। अब ऑल नॉन ज़ीरोज आर सिग्निफिकेंट, ज़ीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। ट्रेलिंग डेसिमल ज़ीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रेलिंग डेसिमल ज़ीरोज मतलब ट्रेलिंग ज़ीरोज मतलब ट्रेलिंग डेसिमल ज़ीरो, मतलब जैसे मान लो 20.500, तो ये क्या है, नॉन ज़ीरो, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। ये भी नॉन ज़ीरो, सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट के बीच का सिग्निफिकेंट। अब ये डेसिमल के बाद के ज़ीरोज़ है ना, डेसिमल के बाद के ज़ीरोज़ जो होते हैं वो भी ट्रेलिंग वाले, वो भी क्या होते हैं हमारे पास, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग नॉन डेसिमल ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 200 आपको दे दिए, इसमें पूछा आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ नॉन डेसिमल है कि नहीं। जितने भी स्टार्टिंग ज़ीरो होते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिए 002.0, तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जैक्ट नंबर, जैसे अगर आपको बोल दिया गया है कि 5 पेन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इनफाइनाइट। अगर आपको कह दिया गया है कि 5 मैंगोज़ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। आपको कह दिया गया है 8 कोकोनट है आपके पास और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तब भी क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। देखो ये क्या है, नॉन ज़ीरो, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट। ये है नॉन ज़ीरो, ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद के जो है वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, है कि नहीं। और स्टार्टिंग ज़ीरो इन ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। तो टोटल इसके पास हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो गए, इसके पास हो गए, इसके पास हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, ये क्या है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट आफ्टर द डेसिमल। ये क्या है, सिग्निफिकेंट, नॉन ज़ीरो है। ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों भी, क्यों, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट। अगर हम बात करें इस वाले की, तो इस वाले में देखो ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, तो ये नॉन ज़ीरो, ये तीनों हो गए सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट है कि नहीं, और ये भी सिग्निफिकेंट। एंड ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ पे। अब हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन जो हमें चाहिए नहीं,
जैसे मान लो आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मैं वही सीधा आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन आया कि 5.005 हाँ 623, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 और ये 4, कितने हो गए? 5, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरोस जो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये 4 और ये एक 5 और ये दोनों कितने हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमें क्वेश्चन ये है कि इस जो वैल्यू है इसे कन्वर्ट करो इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर या फिर इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है? 5 जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। आपके पास ये देके रखा है कि 5.00626235, ठीक है। अब आपको इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने आपको सिखा दिया सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट करो इसे इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे करना पड़ेगा राउंड ऑफ। इसे क्या करना पड़ेगा आपको? राउंड ऑफ। मतलब आपको जो है 1 2 3 4 इन 4 को रखना है और इन 3 को उड़ाना है, ठीक है। सो जब भी आप किसी नंबर को एलिमिनेट कर रहे हो तो उसके लिए जो है वो होती है, एक टेक्निक होती है कि नहीं? उसके लिए क्या होती है? एक टेक्निक होती है। आप जिस नंबर को हटा रहे हो सकता है वो लेस देन 5 हो सकता है वो लेस देन 5 हो सकता है वो मोर देन 5 हो, ठीक है। अगर आप लेस देन 5 को हटा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 5.025, ठीक है। अगर आप लेस देन 5 को हटा रहे हो तो आप सिंपली हटा दो। रुको, हाँ, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें कन्वर्ट करना है। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर को हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या? हमें इन 3 को रहने देना है और इस 2 को उड़ाना है। तो ये क्या, ये जो 2 है, 2 इज़ लेस देन 5। यस, इट इज़ लेस देन 5। तो आप सिंपली हटा दो और क्या लिख दो? 5.00, ठीक है। ये हुआ। हो सकता है वो नंबर ग्रेटर देन 5 हो, इसी को लेंगे हम। जैसे मान लो अगर आपके पास उदाहरण के रूप में 5.006 हो, तो जब आप क्या करोगे? जब आप इसको, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है? इस 6 को हटाना है। क्या ये 6 ग्रेटर देन 5 है? हाँ, तो आपको क्या करना है? इसका जो प्रीसीडिंग है ना, मतलब इसके जो बाजू वाला है, हटने के बाद ये रह जाएगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ +1 ऐड कर देना है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? +1 ऐड कर दोगे तो हो क्या जाएगा? फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 5.01। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो बेसिकली अगर मोर देन 5 है तो पीछे वाले में +1 ऐड करना है, और अगर लेस देन 5 है तो कुछ भी नहीं करना है। नो नीड टू +1, यहाँ पे +1 नहीं करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि अब हो सकता है कि 5 से कम भी नहीं है, 5 से ज़्यादा भी नहीं है, 5 के इक्वल टू है। तो अब क्या करेंगे? इसके आ जाता है हमारे पास 2 केस। अब हम क्या करते हैं? हम लेते हैं 5.025, ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं 5.035। तो इन दोनों में हमें पता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें कन्वर्ट करना है इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो क्या करना है? देखो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है तो हमें इस 5 को हटाना पड़ेगा, तभी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह पाएंगे। तो हमें देखना है इस 5 के बाजू में क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर। 2 इज़ एन ऑड नंबर और इवन नंबर। 2 क्या है? 2 हमारे पास 2 जो है हमारे पास इवन नंबर है,
है कि नहीं। 2 जो है हमारे पास इवन नंबर है, तो हम जस्ट थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे इसे। 2 जो है हमारे पास इवन नंबर है, 2 जो है हमारे पास इवन नंबर है और 3 हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऑड नंबर रहा तो उसमें हम +1 ऐड कर देंगे, और अगर इधर नहीं रहा तो इधर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5.04 हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए आप क्या करना है, किस तरह से आप जिस नंबर को हटा रहे हो, अगर वो नंबर 5 से कम है तो कुछ ऐड नहीं करना है, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो पिछले वाली वैल्यू में +1 ऐड करना है। अगर एग्जैक्टली 5 हो तो पिछले वाली वैल्यू जो पीछे का वैल्यू है वो ऑड है या इवन है, अगर वो ऑड है तो +1 ऐड कर दो, अगर वो इवन है तो उसमें कुछ ऐड मत करो, ठीक है। ऑड और इवन नंबर तो समझता ही होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीशन में। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीशन क्या होती है, और एरर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर्स क्या होता है। एरर का मतलब क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट में गलती होना। जैसे मान लो कोई वैल्यू जो है एग्जैक्टली 1 kg को हम क्या गिन रहे हैं, हम गिन रहे हैं 1 kg को 900 ग्राम्स या 1100 ग्राम्स, मतलब ये एरर है। ओरिजिनल वैल्यू से हम हटके कुछ और वैल्यू दे रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी, है कि नहीं। तो ये होता है एरर। एरर मतलब गलती। तो हो सकता है वो जैसे अगर एरर का मतलब आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिशन में। हमारे पास 2 मेजरमेंट है, 2 इंस्ट्रूमेंट है। क्या है हमारे पास, दो जो है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। 2 इंस्ट्रूमेंट है। मान लो एक इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। रिजोल्यूशन ज़्यादा होना मतलब वो बाल से बारीक गिन सकता है। इसका सिंपल मतलब है बाल से भी बारीक को मेज़र करना। मतलब बाल से बारीक मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट वाइज जो है वो मेज़र कर सकता है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो 0.01 गिन सकता है, दूसरा मेजरमेंट 0.01001 गिन सकता है, दूसरा 0.0001, मतलब इतना बारीक तक गिन सकता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रिजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, वो इतना कम से कम गिन सकता है। और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रिजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक वैल्यू है, मतलब हमारे पास एक लेंथ है और उस इंस्ट्रूमेंट ने उस लेंथ को इतना गिना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसी लेंथ को इस इंस्ट्रूमेंट ने लिखा 3.38 सेंटीमीटर। कितना, 3.38 सेंटीमीटर। और हमारे पास वैल्यू क्या है, देखो, अगर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है 3.5, हमारे पास है 3.5, तो ये कितना गिन रहा है, 3.5, है कि नहीं। एक्यूरेट है ये, मोर एक्यूरेट है, मतलब जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उससे बहुत कंपैरेबल है, ठीक है। ये मोर एक्यूरेट और लेस प्रिसाइज है। और इसकी बात करें तो ये रियल वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो हमारी मेजर वैल्यू है। सो मेजर वैल्यू और जो रियल वैल्यू है उसमें एक डिफरेंस है कि नहीं। बट द थिंग इज़ कि ये जो वैल्यू ये पॉइंट में 3.38, तो ये मोर प्रिसाइज हुई और लेस एक्यूरेट बोले तो रियल वैल्यू से काफ़ी डिफर कर रही है। तो ये लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है। मोर प्रिसाइज है मतलब बाल से भी बारीक, कम से कम, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जितने डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। और ये कम प्रिसाइज है बट ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि रियल वैल्यू से ये मैच कर रहा है, ठीक है। सो एक्यूरेसी मतलब क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। ये 3.5 जो हमारी मेजर वैल्यू है ये रियल वैल्यू से काफ़ी हद तक सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन प्रिसिशन में क्या हो रहा है, छोटे से छोटा मेज़र करना। तो ये छोटे से छोटा मेज़र कर रहा है, दैट इज इट इज़ मोर प्रिसाइज, ओके। मान लो अगर हम किसी 2 को ऐड कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम डिजिट हो।
हमें देखना है डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम डिजिट हो, ठीक है। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन आइदर टू द ओरिजिनल नंबर्स, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 12.11 है, 8.0 है, 1.012 है, तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है ये। बट हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो हमें जो आंसर चाहिए, हमें वो आंसर चाहिए, मतलब कि इन सब में से किसके पास पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट है। देखो इसके पास जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसके पास सिर्फ 1 है, इसके पास 3 है, ठीक है। तो सबसे कम किसके पास है? सबसे कम इसके पास है। तो हमारा आंसर भी इसी के टर्म्स में होगा, मतलब कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो इसके हमें इन दोनों को हटाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए तो हमें इन दोनों को हटाना पड़ेगा। राउंड ऑफ, क्या ये 5 से लेस, ये 5 से छोटी वैल्यू है? हाँ, तो हम इन्हें डायरेक्ट हटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 331.1, ठीक है। जब हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या चाहिए, इन दिस ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज इन द मेजर विथ फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, इसके पास कितने हैं? 2, तो किसकी चलेंगी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले की चलेंगी। तो हमें इस वैल्यू को, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू, इसे हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हमें इनको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, 3.1 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये क्या है? 5। तो इसके जो पिछले वाली वैल्यू है ये ऑड है या इवन है? ये इवन है। 2 जो होती है इवन होती है, तो क्या हम +1 ऐड करेंगे? नहीं, ये 2 ही रहेगा। अब 2 जो है वो लेस देन 5 है या मोर देन 5 है? इट इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, +1 नहीं होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.1 आंसर। समझे? जो पिछले बारी टेक्निक है वही लगाना है। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। देखो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जितने भी हमारे जो केमिकल्स कंबाइन होते हैं वो एक लॉ पर चलते हैं। मतलब वो केमिकल्स किस तरह से कंबाइन होते हैं क्या है, तो इस आधार पर साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ कुछ लॉ दिए। पहला लॉ था जो कि जिन्होंने दिया था वो थे हमारे एंटोइन लेवोइसियर, एंटोइन लेवोइसियर, ठीक है। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोइन लेवोइसियर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने ये कहा इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज नो नेट चेंज इन अ मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी नेट चेंज नहीं होता है मास में। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो जो मास रिएक्टेंट का था वही मास प्रोडक्ट का होगा। बस यही कहना चाह रहे थे। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और ये कहते थे कि रिएक्टेंट का जो मास है वही मास प्रोडक्ट का है। सो इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज नो नेट चेंज इन अ मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। बट ये थियोरी फेल होती है कौन से केस में? नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास डिफेक्ट जैसी चीज़ें आप पढ़ते हो तो ये आप कहाँ पढ़ोगे? न्यूक्लियाई चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। इसका रीज़न आप कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12 की न्यूक्लियर चैप्टर की फिजिक्स में, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहाँ वैलिड नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में वैलिड नहीं है। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज नो नेट चेंज इन अ मास ड्यूरिंग द प्रोसेस
एंड मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मैटर ना बन सकता है ना खत्म हो सकता है, बस इन्होंने ये कहा। फिर आ गए हमारे जोसेफ प्राउस्ट। कौन आ गए हमारे जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने एक लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड कुछ एलिमेंट्स से मिलके बना होगा, तो वो जो एलिमेंट्स है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, कोई रेशो में होगा 2:1 के रेशो में। जैसे हमारा वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है 2:1। जब 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 1 ऑक्सीजन होता है कि नहीं, 2:1 है कि नहीं, ये है। ये वही कहता है, अगर देखो अगर आप समुंदर का पानी पी रहे हो या घर का पानी पी रहे हो, पानी तो पानी है, पानी में है वाटर, और वाटर में जो एलिमेंट है उनका रेशो तो सेम ही होगा, उनका प्रोपोर्शन तो सेम ही होगा। बस इन्होंने ये कहा अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एक्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। जैसे मान लो ये परसेंटेज ऑफ कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, देखो अगर हम नेचुरल सैंपल लें तो ये 51.35 होगा, कार्बन इतना होगा और ये होगा, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ये एग्जांपल दे के रखा है। सिंथेटिक सैंपल में भी यही होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। बस इन्होंने ये कहा हर कंपाउंड अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आपको पूछा जाता है किसने कौन सा लॉ दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कौन थे हमारे एंटोइन लेवोजाइन, क्या थे लेवोजियर, सॉरी इनके नाम एंटोइन लेवोइजियर, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था, हमारे डेल्टन सर ने। इन्होंने क्या कहा था मल्टीपल प्रोपोर्शन में, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए, है कि नहीं, यहाँ तक समझ गया। तो वो अगर मोर देन 1 कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ तक की बात तो समझ आ गई। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाए, अब यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकते हैं। सो क्या हुआ, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक वाटर और ये मोर देन 1 कंपाउंड बना रहे, देन द मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। जैसे मान लो हमने एक एलिमेंट को फिक्स कर लिया 2 ग्राम और 2 ग्राम, जब हम हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन में मतलब हाइड्रोजन में ये डालते हैं ऑक्सीजन, तो हमारे पास 18 ग्राम वाटर बनता है कि नहीं। अब वही 2 ग्राम हाइड्रोजन में हम 32 ग्राम्स ऑफ ये डालते हैं। देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है H2O2 और हमारे पास वाटर क्या होता है H2O, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, अगर हमने इसको फिक्स कर दिया H2 फिक्स कर दिया, तो ये जो हम कंबाइन कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ये इनका जो मास है और इनका जो मास है जो कि कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स्ड मास से, इनका जो रेशो होगा, जैसे ये 16 है तो ये 32 है, ये 1 है तो ये 2 है, तो इनका रेशो जो है वो सिंपलेस्ट रेशो होगा, यही कहा था हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डेल्टन। एंटोइन लाइवोसियर ने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया था, हमारे जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ ही है ना, हाँ जोसेफ प्राउस्ट। और हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया। एक को फिक्स कर दो, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं और वो एक नया वो अगर एक कंपाउंड बना रहे हैं,
अगर वो कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा हो, मतलब दो एलिमेंट मिलके वाटर भी बना रहे हो, दो एलिमेंट मिलके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना रहे हो, तो वहाँ लगेगा हमारे पास लॉ ऑफ डाल्टन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर हमने एक को फिक्स कर दिया और दूसरे को चेंज किया तो इनका जो रेशो होगा वो सिंपलेस्ट रेशो होगा 1:2 या जो भी है सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे गे-लुजेक लॉ पे। देखो भैया ये लॉ क्या कहता है, थोड़ा सा हम इसे क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, गे-लुजेक लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। गे-लुजेक लॉ ने क्या कहा था, देखो गे-लुजेक लॉ ने ये कहा था कि गे-लुजेक ने दिया था ये वाला लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। उन्होंने कहा था व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड बाय ऑल आर एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर। देखो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है कि नहीं, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनके जो गैसेस का वॉल्यूमेट्रिक रेशो है वो रेशो सिंपल होगा। जैसे इसमें रेशो क्या होगा हमारे पास, इसमें अगर हम रेशो की बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये किस रेशो में, सिंपलेस्ट रेशो में होगी 1:2, सॉरी 2:1। 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो 2:1। बस यही कहा, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन 100 ml एंड 50 ml बियर अ सिंपल रेशो ऑफ 2:1। ये Lozek's discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume। ठीक है, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आया था वो क्या था, देखो आइए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी यही कह रहा था, बट ये क्या कह रहा था, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन एलिमेंट्स बाय वेट। ये बाय वेट की बात कर रहा था। और ये क्या कह रहा था, ये जो है बाय वॉल्यूम की बात कर रहा था। ये किसकी बात कर रहा था, ये बाय वॉल्यूम की बात कर रहा था। सो गे-लोजेक और लॉ ऑफ डेफिनेट में फ़र्क क्या है, वो बाय वेट की बात कर रहा था, ये बाय वॉल्यूम की बात कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वॉल्यूमेट्रिक रेशो क्या हुई 2:1, है कि नहीं, बस वही वाली बात है। अब हम आ जाते हैं एवोगैड्रोस लॉ में। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मान लो मेरे पास SO2 है और O2 है, इन दोनों के मैंने 100 ml ले लिए। सो होगा क्या, इनको हम दोनों ने इन दोनों को हमने सेम टेम्परेचर दिया, इन दोनों को हमने सेम टेम्परेचर और प्रेशर दिया। होगा क्या कि जब हम इक्वल वॉल्यूम ले और इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर दे तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो हो गए वो सेम नंबर के हो गए। मान लो 100 ml में इसके जो है 500 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 500 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके भी 100 ml में SO2 के 500 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, बस यही वाली बात है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे हम आ जाते हैं। एवोगैड्रोस का एवोगैड्रोस लॉ समझे आप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। ये क्या कहते हैं, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम जो होता है वो इनडिजिबल होता है, इन्होंने ये कहा था। ऑल एटम्स, मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम्स की बात की गई थी। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। देखो मान लो हमारे पास जो है एक एलिमेंट है सोडियम और ये है हमारे पास पोटेशियम, ठीक है। सो ये एलिमेंट्स में क्या हो गए, छोटे छोटे सोडियम के एटम्स हो गए।
छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा, और ये पोटेशियम के एटम से मिला होगा। तो ये जितने भी एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलके ये सोडियम एलिमेंट बना है, तो ये जो एटम्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, है कि नहीं। अब जैसे मैं हूँ, मेरी जो बॉडी है कैसी बनी है, सेल्स की बनी हुई, ठीक है। तो मेरे सारे सेल्स जो होंगे वो थोड़े आइडेंटिकल से ही होंगे ना। जैसे मेरा ऐसा थोड़ी कि मेरे सेल्स अलग अलग हैं, मेरे सारे सेल्स आइडेंटिकल है। उसी तरह सोडियम के जो सारे एटम्स थे वो जो एटम से मिलके बना था वो सारे आइडेंटिकल से। उसी तरह पोटेशियम के जो एटम्स है वो सारे आइडेंटिकल से। बट सोडियम के एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पोटेशियम के, सॉरी पोटेशियम नहीं, पोटेशियम के होता है, सॉरी पोटेशियम इज के। सो पोटेशियम के एटम्स जो है वो सोडियम के एटम्स से डिफर करेंगे, मतलब इसके एटम और इसके एटम एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है, इसलिए तो डिफरेंट एलिमेंट है, बस वही कहा गया। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। जैसे मान लो H2O है, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके एलिमेंट्स मतलब इनके एटम्स मिले और इन्होंने बनाया एक कंपाउंड जो है हमारा वाटर है हमारा प्योर सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दिस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो है ना बना सकते हैं, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बस यही कहा गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट पे। देखो ये था हमारा पार्ट 1 चैप्टर का, है कि नहीं, और इस पार्ट 1 को आज हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में। इसे जो है 5 टाइम्स रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से, मस्त घर जाके इसको 5 टाइम्स, और आज ही करो। मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था, जो दिन का टास्क जिस दिन मिला है उसी दिन कंप्लीट कर लो, कोई बहाना नहीं चाहिए। आप इसे जो है आज ही कर लो, है कि नहीं, अभी के अभी जाओ, नाश्ता कर लो, आराम कर लो, वॉक कर लो, जो करना है कर लो, बट 5 टाइम्स ये वाली स्लाइड्स को जो है वो कंप्लीट कर लो, है कि नहीं। आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है जहां आपको नोट्स मिलेंगे। अगर ये नोट्स आपको मिलते भी नहीं है तो आप क्या करो, यूट्यूब से इसको एक बार रिवाइज कर लो, पॉज करो और आगे ऐसे स्किप करते जाओ और पूरे नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। सो आपको ये यहाँ तक रिवाइज करना है। मिलते हैं कल पार्ट 2 के साथ, जहाँ हमारा एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट चालू होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए, संयम बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।